नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। हाल ही में जर्मनी स्थित एक गैर सरकारी संगठन जर्मन वॉच ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया है। ये सूचकांक इस तथ्य का विश्लेषण करता है कि मौसम संबंधी क्षति की घटनाओं के प्रभाव से विभिन्न देश और क्षेत्र किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं। आइए सबसे पहले मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। वर्ष 2019 में भारत चरम मौसम की घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला 7वां देश था। इन घटनाओं की वजह से वर्ष 2019 में भारत में मृत्यु की अत्यधिक संख्या 2267 और सबसे ज्यादा आर्थिक हानि दर्ज की गई थी। ये आर्थिक हानि 68,812 मिलियन डॉलर की थी। अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़ से 1800 लोगों की मृत्यु हुई और इसकी वजह से 1.8 मिलियन लोगों का विस्थापन हुआ। भारत में 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आगमन हुआ था, उनमें से 6 अत्यधिक गंभीर श्रेणी के थे। वर्ष 2000 से 2019 के बीच चरम मौसम की घटनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 4,75,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 2.56 ट्रिलियन डॉलर राशि का आर्थिक नुकसान हुआ। कोई भी देश अपनी भौगोलिक अवस्थिति से निरपेक्ष मौसम के चरम प्रभावों से नहीं बच सकता है। आपदाओं के हानिकारक प्रभाव के प्रति अधिक जोखिम और उनका सामना करने की कम क्षमता होने की वजह से निर्धन देश सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। यदि रिपोर्ट में दिए गए सुझावों की बात करें तो कई प्रकार के जोखिमों के प्रति अनुकूलन बढ़ाने के लिए व्यापक आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों का अंगीकरण करना चाहिए। क्षति एवं हानि से निपटने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके निर्धन देशों की प्रत्यास्थ क्षमता को मजबूत बनाना चाहिए। अगली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निकायों ने विभिन्न रिपोर्ट्स जारी की हैं। आइए एक एक करके इन रिपोर्ट्स के बारे में जानते हैं। पहली रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के साथ साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में विश्व में 5 में से 4 रोजगार महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक संकट के इस दौर में डिजिटलीकरण और स्वचालन की तीव्र गति की वजह से वर्ष 2020 में समाप्त हो चुकी लाखों नौकरियों का पुनः सृजन नहीं हो सकेगा। कोविड-19 महामारी के विनाशकारी सामाजिक आर्थिक प्रभाव को आगामी वर्ष के दौरान भी तब तक अनुभव किया जाएगा जब तक कि आर्थिक, सामाजिक और जलवायु अनुकूलन में स्मार्ट निवेश वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक मजबूत स्थापना सुनिश्चित नहीं करते हैं। विश्व के केंद्रीय बैंक अत्यधिक मात्रा में तरलता पर बल दे रहे हैं और दीर्घकालिक ब्याज दरों को कम बनाए हुए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसके कारण वृहद पैमाने पर वित्तीय उछाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और साथ ही वित्तीय अस्थिरता भी बढ़ सकती है। राजकोषीय घाटे और ऋण स्थिरता के संदर्भ में बढ़ती चिंताओं के कारण सरकारों को मितव्ययता का विकल्प नहीं अपनाना चाहिए। इसका कारण ये है कि सामाजिक क्षेत्र के व्यय में कटौती से कई सतत विकास लक्ष्यों पर दूरगामी परिणाम दृष्टिगोचर होंगे। नई प्रौद्योगिकियां डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की गति में तीव्रता ला रही हैं। इसके अलावा ये परिणाम निरपेक्ष कुशल उत्पादन को सुविधाजनक बनाकर वैश्विक व्यापार में तुलनात्मक लाभों को पुनर्परिभाषित कर रही हैं और उत्पादन प्रणाली को उपभोक्ताओं के निकट ला रही हैं। दूसरी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में 5.5% और वर्ष 2022 में 4.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत की वित्त वर्ष 2022 में 11.5% की दर से आर्थिक वृद्धि अनुमानित है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में तीव्र दर से विस्तार करने के लिए तैयार है। इसका कारण ये है कि कोरोना वायरस के विरुद्ध टीकाकरण इस वर्ष के आर्थिक गतिविधियों को मजबूत कर सकता है और आगे नीतिगत समर्थन द्वारा उसे और सक्षम किया जा सकता है। ये रिपोर्ट मजबूत बहुपक्षीय सहयोग की मांग करती है। इसके लिए कम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता तक पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही सभी देशों की टीकों तक पहुंच में तेजी लाने के लिए कोवैक्स सुविधा के लिए निधि की व्यवस्था करना शामिल है। तीसरी रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक एफडीआई वर्ष 2019 के 1.5 ट्रिलियन डॉलर से 42% तक घटकर वर्ष 2020 में अनुमानित 859 बिलियन डॉलर तक हो गया। ये गिरावट विकसित देशों में अधिक थी। वर्ष 2020 में भारत में एफडीआई में 13% वृद्धि दर्ज की गई। ये वृद्धि डिजिटल क्षेत्र में निवेशकों की रुचि के कारण अधिक हुई है।
अगली खबर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल बेसलाइन जियोसाइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। जीएसआई ने देश में खनिज की अन्वेषण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को वर्ष 2024 तक पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की है। इन सर्वेक्षणों में कई विशेष बिंदु शामिल हैं, जैसे नेशनल जियो केमिकल मैपिंग। ये भू रासायनिक प्रतिदर्शन द्वारा देश के संपूर्ण सतही क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है, जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और विकास, कृषि, मानव स्वास्थ्य और नए खनिज भंडारों की खोज करना है। नेशनल जियो फिजिकल मैपिंग ग्रेविटी एनोमली के बुनियादी और व्युत्पन्न मानचित्रों और इंटरनेशनल जियो मैग्नेटिक रेफरेंस द्वारा देश के कुल चुंबकीय क्षेत्र मानचित्रों को ग्राउंड ग्रेविटी करके तैयार कर रहा है और चुंबकीय सर्वेक्षण का भी प्रयोग कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय प्रभाव के डेटा से प्राप्त एनोमली मानचित्र सभी हितधारकों को खोजों से संबंधित रणनीतियों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। नेशनल एयरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम का उद्देश्य खनिजीकरण में सक्षम गहराई में अवस्थित संरचना प्रस्तुत करना है। लिथो इकाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। लिथो इकाई मौजूदा खनिज युक्त क्षेत्र के परिसीमन विस्तार और खनिज घटना के संदर्भ में उथली भूपर्पटीय संरचना को समझने में सक्षम है। जीएसआई ने नेशनल जियोसाइंस डेटा रिपोजिटरी की अपनी प्रमुख पहल भी आरंभ की है। इस पहल का उद्देश्य जीएसआई और इसी प्रकार के संगठनों द्वारा एकत्रित डेटा को मिलाकर डिजिटल माध्यम पर एक रिपोजिटरी का निर्माण करना है, जिसमें एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को पहुंच की सुविधा प्राप्त हो। यदि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात करें तो ये खान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसे मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार को खोजने के लिए वर्ष 1851 में स्थापित किया गया था। समय के साथ इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भूवैज्ञानिक संगठन का दर्जा प्राप्त किया है। इसके मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना के निर्माण और अद्यतनीकरण तथा खनिज संसाधन मूल्यांकन से संबंधित है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ग्रीन टैक्स को प्रदूषण कर या पर्यावरण कर भी कहा जाता है। ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनने वाले सभी उत्पादों पर आरोपित किए जाने वाला कर है। आइए अब प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के रूप में 10% से 25% की दर से ग्रीन टैक्स आरोपित किया जा सकता है। निजी वाहनों पर यह कर 15 वर्ष के बाद आरोपित किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के लिए कम ग्रीन टैक्स होगा। ईंधन या पेट्रोल या डीजल के आधार पर विभेदकीय कर आरोपित किए जाएंगे और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहन, इथेनॉल, एलपीजी वाहन आदि पर यह कर आरोपित नहीं होगा। ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। यदि ग्रीन टैक्स के लाभों की बात करें तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों का उपयोग करने से लोगों को हतोत्साहित करेगा। ये लोगों को नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, प्रदूषण स्तर को न्यून करेगा और प्रदूषण के लिए प्रदूषणकर्ता पर भुगतान आरोपित करेगा। भारत में हरित कर के अन्य उदाहरण कोयला, लिग्नाइट और पीट के उत्पादन और आयात पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर आदि हैं। आइए अब आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस पर घोषित किए गए कई पुरस्कारों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए थे। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च स्तरीय प्रतिष्ठित सेवा के लिए और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। ये पुरस्कार उपाधि स्वरूप प्रदान नहीं किए जाते और इस रूप में इनका उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। एक वर्ष में प्रदत्त पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनमें मरणोपरांत पुरस्कारों और अनिवासी भारतीय या विदेशी या प्रवासी भारतीय नागरिकों को छोड़कर ये संख्या निर्धारित की गई है। वीरता पुरस्कार। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा प्रथम 3 वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किए गए थे। बाद में इसके अलावा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र भी स्थापित किए गए। इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष में 2 बार की जाती है। यदि इन चक्रों की वरीयता का क्रम देखें तो सबसे पहले परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र हैं और अंत में शौर्य चक्र। वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष के बाद पहली बार इस वर्ष
युद्ध जैसी कार्रवाई के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों से गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के दौरान शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बाल शक्ति पुरस्कार वर्ष 1996 में नवाचार, विद्वतापूर्ण उपलब्धियों, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, खेल के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले और वीरता का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे पहले असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कहा जाता था। बाल कल्याण पुरस्कार को वर्ष 1989 में बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, व्यक्तिगत और संस्थान। इसकी पात्रता है कि कोई बालक या बालिका जो कि भारतीय नागरिक है और भारत में निवास करता या करती है और जिसकी आयु 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र ई-एपिक। ई-एपिक को हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर आरंभ किया गया था। ये एपिक का सुरक्षित पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF संस्करण है। इसे मोबाइल पर डाउनलोड या कंप्यूटर पर स्वयं प्रिंट योग्य फॉर्मेट में प्राप्त किया जा सकता है। इसका डिजिटलीकरण इसलिए किया गया ताकि मतदाता को पहचान पत्र प्राप्त करने में कोई देरी न हो। आपको बता दें कि भौतिक कार्ड को प्रिंट करने और मतदाता तक पहुंचाने में समय लगता है। डिजी लॉकर पर डिजिटल मतदाता ID कार्ड संग्रहित किए जा सकते हैं। ये पहली बार है जब सरकार डिजिटल स्वरूप में मतदाता पहचान पत्र जारी करेगी। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच इंटरनेट का निलंबन। भारतीय तार अधिनियम 1885 के दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 के तहत कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। इन नियमों को वर्ष 2017 में केंद्रीय गृह सचिव और एक राज्य के गृह सचिव को सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया था। इनमें लोक आपात या लोक सुरक्षा के कारण इंटरनेट सहित दूरसंचार सेवाओं को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 144 के तहत इंटरनेट शटडाउन यानी प्रतिबंध का आदेश दिया जाता था। ये धारा खतरनाक स्थितियों के दौरान जिला मजिस्ट्रेट को व्यापक अधिकार प्रदान करती है। बायोकोल। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए कृषि अपशिष्ट को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए बहराइच जिले में जैव कोयला उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। बायोकोल एक कार्बन तटस्थ ठोस जैविक ईंधन है जिसे जैविक अपशिष्ट से बनाया गया है। ये कोयला उपभोक्ताओं के लिए अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए एक व्यवहार्य विकल्प है। ये उच्च तापमान पर अक्रिय वातावरण में शुष्क बायोमास को संसाधित करके उत्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पायरोलिसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है। एम-सैंड विनिर्मित रेत नीति राजस्थान। विनिर्मित रेत यानी एम-सैंड कृत्रिम रेत होता है जिसे कठोर पत्थरों को सूक्ष्म रेत के आकार के कणों में पीसकर उत्पादित किया जाता है। निर्माण सामग्री के रूप में इसका उपयोग करने के लिए इसे धोया जाता है और सूक्ष्मता से वर्गीकृत किया जाता है। इस नीति से नदी की रेत पर निर्भरता कम होगी, एम-सैंड के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, राज्य में खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट की समस्या का समाधान होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी नीदरलैंड द्वारा वर्चुअल रूप से की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं और स्थानीय हितधारकों को आमंत्रित किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विश्व के प्रयासों में तेजी लाना, नवाचार करना और संवर्धित करना है। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 वर्ष 2030 तक जलवायु प्रत्यास्थ भविष्य की दिशा में परिवर्तन के एक दशक के लिए रोडमैप के रूप में एक अनुकूलन कार्रवाई एजेंडा प्रदान करने के लिए निर्धारित है। भारतीय प्रधानमंत्री ने जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 के अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2030 तक भारत नवीनीकृत ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 450 गीगावाट करेगा और 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत भूमि में भी सुधार करेगा। नाकुला ये सिक्किम तिब्बत सीमा पर अवस्थित है, जहां हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था।
सिक्किम में स्थित अन्य दर्रों में शामिल है डागखाला, गोएचाला, जेलेपला और नाथुला आदि। भारत चीन के बीच अन्य मार्गों में शामिल है शिवकिला हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और अघिल दर्रा जम्मू और कश्मीर में। पकलडुल जल विद्युत परियोजना। पकलडुल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन 1 गीगावाट की जल विद्युत परियोजना है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक के साथ अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए ये कहा है कि भारत की ये परियोजना सिंधु जल संधि के अनुरूप नहीं थी। हालांकि भारत ने कहा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी की शर्तों का उल्लंघन नहीं करती है। सिंधु जल संधि पर दोनों देशों द्वारा वर्ष 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पाकिस्तान के लिए आरक्षित हैं, जबकि रावी, ब्यास और सतलज नदियां भारत के लिए आरक्षित हैं। आकाश एनजी मिसाइल। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनजी का सफलतापूर्वक प्रथम परीक्षण किया। आकाश एनजी एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय वायुसेना द्वारा इस मिसाइल का उपयोग उच्च पैंतरेबाजी कौशल से युक्त निम्न रडार क्रॉस सेक्शन जैसे हवाई खतरों को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से किया जाएगा। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।